Now we can say when a light beam enters in a denser medium through a rare medium, it bends, bend हो जाता है, it bend towards to the normal, towards the normal. कन्वर्सनली अगर इसका ठीक उल्टा करेंगे हम, conversely when a light beam enters the rare medium through a denser medium, it bend away from normal, from the normal, मतलब नॉर्मल से दूर होता है, जैसे कि हमने इन दोनों चित्रों में दिखाया, ये नॉर्मल की तरफ हुआ, नॉर्मल से दूर हटा, ठीक है. These two phenomena are called refraction of light. That is why we can say that when a light beam enters from one medium to another, it deviates from its path or event. That means इसका अर्थ ये हुआ कि जब कोई प्रकाश किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है. जब रेयर से डेंसर में आएगी तो टूवर्ड्स टू नॉर्मल होगा, और जब डेंसर से रेयर जाएगी तो अवे फ्रॉम नॉर्मल होगा. तो ये घटना थी आपकी प्रकाश का अपवर्तन. इसमें भी अकॉर्डिंग टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट देयर आर टू रूल्स. दो रूल होते हैं इसमें भी, जिस प्रकार से प्रकाश के परावर्तन में दो रूल होते हैं. पहला रूल तो सेम है उसी की तरह. पहला रूल था कि इंसिडेंट रे रिफ्रैक्टेड रे and normal, all three are lie on a same plane. देखिए ये कहा गया कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल, ऑल थ्री लाइज इन अ सेम प्लेन. देखिए सेम प्लेन पर लाई करता है. तो ये तो था इसका पहला रूल. द सेकेंड रूल इज, इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूल. इट इज ऑल्सो कॉल्ड स्नेल लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन. According to this rule or law,
the ratio of the sine of the incidence angle and the sine of the refraction angle is always be constant। इसका क्या मतलब हुआ कि आपतन कोण की ज्या, साइन को ज्या बोलते हैं हिंदी में, तथा अपवर्तन कोण की ज्या का जो अनुपात, यानी साइन आपतन कोण यानी इंसिडेंट एंगल होता है आई, अनुपात यानी रेशियो, आर इक्वल्स टू ऑलवेज भी कांस्टेंट यानी नियतांक। इस कांस्टेंट को हम एन से प्रदर्शित करते हैं, जहां एन को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोला जाता है, यानी अपवर्तनांक। एक चीज और, ये जो आपतित किरण थी, ये अभिलंब के साथ जो एंगल बनाती है, एंगल मेक बाय इंसिडेंट रे विद नॉर्मल, इट इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंट आई, एंड जो रिफ्रैक्टेड रे होती है, ये नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है, इसे बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। सेम यहाँ पर आई और ये हो जाएगा आर। इन दिस केस आई इज not equal to the r in all times. Some other case it will be equal, but when it comes it entered one medium to other medium, it must be deviated, then I is not equal to r in case of refraction. The refractive index n is equal to the v2 upon v1, where v1 equals to velocity of light in one medium, and v2 equals to velocity of light in other medium। इसका मतलब हो गया कि जो v1 होता है वो होता है किसी एक माध्यम में प्रकाश की चाल, और v2 जो है वो है दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल। यानी जब प्रकाश किरण किसी एक माध्यम सघन से विरल में आई यहाँ पर, तो सघन में मान लीजिए अगर हम सघन के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को n1 माने और इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को n2 माने, तो n1 में उसकी प्रकाश की चाल जो थी वो होगी v1, और यहाँ पे जो प्रकाश की चाल होगी वो होगी v2। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो n निकलेगा वो निकलता है v2 अपॉन v1। अगर हम निर्वात में चल रहे हैं, हम का मतलब मान लीजिए लाइट जो है वो निर्वात में है, निर्वात का मतलब वैक्यूम में, जहाँ पे हवा नहीं होती है। तो वैक्यूम में आपको पता है प्रकाश की चाल क्या होती है, उसे हम लेते हैं c, और अपॉन में तब प्रकाश 1 और 2 लेने की ज़रूरत नहीं है, तो केवल v, यानी वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर, या फिर आप कह सकते हैं इन एयर भी बोल सकते हैं वैक्यूम की जगह। यानी n इक्वल टू सीधे सीधे आ जाता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय v। अब आ जाते हैं हम अगले टॉपिक पे। अगला टॉपिक है आपके पास स्फेरिकल मिरर।
इसको हम हिंदी में बोलते हैं गोल या दर्पण। बच्चों अभी तक जितने भी मैंने डेफिनेशंस लिखाई हैं वो इंग्लिश में लिखाई है, लेकिन हिंदी में मैंने कोई डेफिनेशन लिखी नहीं है, लेकिन मैंने मौखिक रूप से उन डेफिनेशंस को बोला है, तो आप लोग उससे ज़रूर नोट कर लीजिएगा। बाकी इंग्लिश मीडियम के लिए मैं सारे नोट्स खुद बना रहा हूँ, तो आप लोगों के लिए आसानी होगी। आ जाते हैं हम स्पेरिकल मिरर में। स्पेरिकल नाम से ही समझ आ रहा है स्पीयर, स्पीयर मतलब गोला, यानी ऐसा मिरर जो एक गोले का रूप हो, यानी जिसका जो मिरर जो होता है आपको पता है पीछे साइड से वो, जैसे ये हमने अगर सिंपल मिरर की बात कर दी तो आपको पता है मिरर पीछे से पॉलिश किया हुआ होता है। पॉलिश किया होता है तभी इसमें इमेज नज़र आता है। अगर ये पॉलिश नहीं किया होता तो ये रिफ्लेक्टेड की जगह रिफ्रैक्टेड हो जाता, ये लाइट इस मीडियम से इस मीडियम में एंटर कर जाती। तो नाउ स्पेरिकल मिरर क्या होता है कि वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय होता है, गोलीय दर्पण कहलाता है। परावर्तक पृष्ठ का मतलब जिस पृष्ठ से कोई भी लाइट बीम जाके टकरा के रिफ्लेक्ट होती है, ठीक है। यानी अ मिरर हुज reflective surface is spherical is called spherical mirror. There are mostly two mirror in use. एक जिसमें पॉलिश आउटवर्ड में होती है और इसका रिफ्लेक्टेड सरफेस जो होता है वो इनवर्ड कर्व्ड होता है, अंदर की तरफ से कर्व्ड होता है। ये कहलाता है आपका कॉनकेव मिरर। इसको हिंदी में बोलते हैं अवतल दर्पण। और एक होता है जिसका पॉलिश किया हुआ भाग इनवर्ड होता है और जो रिफ्लेक्टेड सरफेस होता है वो आउटवर्ड होता है, आउटवर्ड कर्व्ड होता है। तो ये कहलाता है आपका, हिंदी में बोलते हैं इसे उत्तल दर्पण और इंग्लिश में बोलते हैं इसे कॉन्वेक्स मिरर, ठीक। तो आइए जरा इसके इम्पोर्टेंट पार्ट्स ऑफ मिरर, किसी भी स्पेरिकल मिरर की बात कर रहे हैं, इसके इम्पोर्टेंट पार्ट क्या होते हैं। सपोज दैट ये कोई स्पेरिकल मिरर है, इसको मैंने इधर से पॉलिश कर दिया, और अगर हम इधर से पॉलिश ना करें तो हम दोनों मिरर को एक साथ समझ सकते थे। इसके ठीक बीचों बीच ले लीजिए, ये कहलाता है इसका अपर्चर। ये इसका अपर्चर एम डैश, अपर्चर मतलब द्वारक बोलते हैं हिंदी में, छोटा भी हो सकता है, ठीक। और ये कहलाता है आपका प्रिंसिपल एक्सिस। यानी मुख्य अक्ष, ठीक। ये प्रिंसिपल एक्सिस इस स्पेरिकल मिरर को जिस पॉइंट पर काटता है, इस पॉइंट को P से डिनोट करते हैं। इसको बोला जाता है पोल, या इसी को हम ध्रुव बोलते हैं। एक चीज़ और, कोई भी स्पेरिकल मिरर किसी न किसी एक स्फीयर का पार्ट होता है। इसको अगर हम बढ़ाएंगे तो ये एक स्फीयर बनेगा। कोई भी स्पेरिकल मिरर जो होता है किसी न किसी एक स्फीयर का पार्ट होता है, और अगर ये एक स्फीयर का पार्ट है तो कहीं ना कहीं इसका सेंटर ज़रूर होगा।
तो ये जो इस स्फीयर का पार्ट था, ये जो स्फेरिकल मिरर जिस स्फीयर का पार्ट था उसका जो सेंटर होगा, उस सेंटर को सी से इंडिकेट करते हैं। इसका मतलब होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी वक्रता केंद्र। ठीक, अगर इस मिरर पर प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर और नीचे दोनों से एक रे इंसिडेंट कराई गई विद द पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो ये टकरा के रिफ्लेक्टेड होगी। इसी तरीके से ये भी होगी। तो ये आपस में कहीं पे भी ज्वाइन नहीं करेंगे। तो क्या करते हैं हम इसे हम बैकवर्ड एरिया में पीछे की ओर बढ़ाते हैं। ठीक, इसे भी ऐसे करेंगे। तो ये एक पॉइंट आता है जिस पॉइंट पर ये मिलते हैं, इस पॉइंट को हम बोलते हैं फोकस, फोकस बिंदु। ठीक, ये तो बात थी किसकी, कॉन्वेक्स मिरर की, क्योंकि इसका जो रिफ्लेक्टर सरफेस है वो आउटवर्ड है। यही अगर ये होता, यानी पॉलिश अगर इस तरफ होता और ये एक कॉन्वेक्स की जगह कॉनकेव मिरर होता, तो इसके लिए ये पी है, ये भी एक गोले का भाग होगा इस पर, तो इसका सेंटर यही हो गया। और इसमें जो ये रे है जब रिफ्लेक्टेड सरफेस पर टकराती है तो ये रिफ्लेक्ट होगी। तो रिफ्लेक्ट होके ये जिस पॉइंट पर आकर मिलती है प्रिंसिपल एक्सिस के, ये पॉइंट भी क्या कहलाता है, फोकस, यानी फोकस बिंदु कहलाता है। यानी कॉन्वेक्स मिरर में जो रे लाइट बीम है वो पैरेलल आती है किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के, और रिफ्लेक्टेड सरफेस से रिफ्लेक्ट होकर चले जाती है। तो ये कभी भी आपस में ज्वाइन नहीं होगी। तो इसे हम पीछे की ओर बढ़ा के देखते हैं और ये कहते हैं कि हमें ये आभास होता है कि एक बिंदु पर जाके मिल रही है। ठीक है, कैन इमेजिन करते हैं हम कि एक पॉइंट पर जाके ज्वाइन करेगी या इंटरसेक्ट करेगी। और कॉनकेव में क्या होता है, ये जाके टकरा के ये एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट होती है। इसमें प्रतीत होती है, इसमें सच में होती है। तो ये दोनों पॉइंट कहलाते हैं फोकस। ये कहलाता है द फोकस ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर, दिस इज अ फोकस ऑफ अ कॉनकेव मिरर। उत्तल दर्पण का फोकस, अवतल दर्पण का फोकस। अब बात करते हैं इस P से सेंटर पर ऑफ कर्वेचर की जो बीच की डिस्टेंस होती है, इसको हम R से डिनोट करते हैं और ये कहलाता है वक्रता त्रिज्या हिंदी में, और इंग्लिश में इसे बोलेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक इसी तरीके से यहाँ पर भी यहाँ से यहाँ तक होगा। और जो मेन फोकस होता है मिरर्स का, इस फोकस से भी पोल की जो डिस्टेंस होती है ये स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। और जहाँ स्मॉल एफ जो होता है वो कहलाता है फोकल लेंथ, यानी फोकस दूरी। अब आ जाते हैं हम अगले टॉपिक पे। अगला टॉपिक जो है आपके पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्ज़ाम। 10th में भी हमने पढ़ा है कि रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ ऑफ एनी मिरर। किसी दर्पण की वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध। हमने हाई स्कूल में पढ़ा है कि R = 2F और F =
1/2 ऑफ आर। तो हमें यही चीज़ इस स्टैंडर्ड में यानी 12th में आकर हमें ये प्रूफ भी करनी पड़ेगी। तो चलिए प्रूफ करते हैं। तो प्रूफ, लेट अस कंसिडर अ मिरर it is a concave mirror. This is the principal axis and let any beam of light incident parallel to the principal axis at the reflected surface of mirror, and after reflection it passing through a focus. Now this is the center of curvature, and join C to that point named as this A and this is B. Now इसको समझने के लिए हम थोड़ा सा मैथमेटिकल जोन में चलते हैं। देखिए, let us consider a sphere or a circle. This is the center and this is a radius O and A. When a tangent passing through point A, this is a PQ tangent जो कि कहाँ से जा रही है, A पॉइंट पे पास कर रही है किसी भी सर्कल को। तो अकॉर्डिंग टू द थ्योरम वी नो दैट कि एंगल OAQ and OAP is always be 90 degree. In previous classes we know that is a theorem. It is this angle is 90 degree, and if अगर हम इस टेंजेंट को थोड़ा छोटा कर दें, ठीक है, छोटा कर देते हैं तो भी ये 90 डिग्री का ही रहेगा। इसको अगर हम और छोटा कर देते हैं तो भी ये 90 डिग्री का ही रहेगा। इसको हम अगर और छोटा कर देते हैं तो भी ये 90 डिग्री रहेगा। तो यानी नाउ इन दैट केस this is the circle part and this is the center. It is a radius, okay, and this is the tangent. If the length of tangent is very minimum, suppose that a point B, that means this is the this angle is a 90 degree according to this. So property of reflection, 90 degree is always called be normal, and this is the incident ray and this is a reflected ray. According to this is the incident ray and this is a reflected ray, that is F. Okay, now in this case it is a normal, that means CB equals to normal and AB equals to incident ray.
that means this angle is equal to I and BF equals to reflected ray. So that means this angle is equal to R. Let us the angle C equals to angle 1. Let angle BCP equals to angle 1. Okay. Then we know that angle I equals to angle R, law of reflection, and angle I equals to angle R. Sorry, angle 1 equals to angle R. Why? This is the alternate interior angle. Why? Sorry, this angle 1 equals to angle I, alternate interior angle, because this angle equals to this angle. Okay, compare, after compare, angle 1 equals to angle R. Okay, angle 1 equals to angle R. Hence in triangle CFB, CF equals to FE because of isosceles triangle property. If these two angles are same, then these two sides are always the same according to this figure. Okay, hence now one things, there is a big aperture, that is there is B point P. If we take a small aperture, हमने अगर छोटा अपर्चर लिया तो हमें B पॉइंट यहाँ लेना पड़ेगा. अगर मैं और छोटा अपर्चर लेता हूँ तो B पॉइंट यहाँ लेना पड़ेगा, और छोटा लेता हूँ तो B पॉइंट यहाँ लेना पड़ेगा, और छोटा लेता हूँ तो B पॉइंट यहाँ लेना पड़ेगा. यानी ये जो B पॉइंट है ये लगभग किसके पास आ जाता है? P के. तो इसलिए हम लिखेंगे फॉर स्मॉल अपर्चर B is very close to P. तो इसलिए FP equals to FP. Now equals to FP. F is a midpoint of PC. Okay. So PF equals to 1 by 2 of PC. अब we know that PF, P यानी पोल और F यानी फोकस के बीच की डिस्टेंस क्या होती थी? That is called focal length. And center of curvature पोल के बीच की डिस्टेंस थी radius of curvature. That is F equals to R by 2 or R equals to 2F. Hence proved. So friend, this is the very important for your exam to derivate this formula. आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इस फार्मूले को इस फार्मूले के डेरिवेशन को करना. तो आज के लिए बस इतना ही. धन्यवाद.